सहारा रेगिस्तान में सौर ऊर्जा क्यों विफल हो गई। हेलो दोस्तों, आज के इस बदलते दौर में बिजली एक ऐसी चीज है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। यही वो वजह है कि आज हर एक देश बिजली यानी कि ऊर्जा पैदा करने के तरह तरह के विकल्प ढूंढ रहा है। इसी एक विकल्प में सहारा रेगिस्तान का ख्याल आता है, जहां पर हम सोलर पैनल से एक भारी मात्रा में एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। इसकी प्राप्त ऊर्जा का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर हम सहारा रेगिस्तान के एक छोटे से क्षेत्र को सौर पैनल से ऑपरेट कर ले तो हम पूरे अमेरिका के कोने में बिजली ला सकते हैं। इस आकार का पूरा क्षेत्र पूरे यूरोप में बिजली पहुंचाने जितना विशाल होगा। यदि हम सहारा रेगिस्तान का 1.2% हिस्सा सौर पैनल से घेर लें तो हम दुनिया की ऊर्जा की आवश्यकता जितनी बिजली पैदा कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि हम सहारा में ही बड़े सौर फार्म क्यों नहीं बना देते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उन कठिनाइयों के बारे में बताएंगे जिनके कारण ये प्रोजेक्ट फेल होता दिख रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए आगे भी लाते रहें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान जिसकी भीषण गर्मी किसी को नहीं छोड़ती। पृथ्वी पर कोई भी जगह इतनी सूखी, गर्म और क्रूर नहीं है, लेकिन देखा जाए तो रेगिस्तान से बेहतर सौर एनर्जी बनाने का कोई बेटर प्लेस नहीं है। यह एनर्जी का सबसे अबंडेंट और प्योर सोर्स है। सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और पृथ्वी के बायोम्स में से एक, जहां पर सबसे बड़ी तादाद में मौसम और मिट्टी के अनुकूल जानवर और पौधे मिलते हैं। ये रेगिस्तान कितना बड़ा है इसी बात से पता चलती है कि यह 11 देशों में फैला हुआ है और जिसका भूभाग लगभग कनाडा, अमेरिका और चीन जितना है। आप सोच रहे होंगे कि शायद सहारा रेगिस्तान एक अनंत लुढ़कते रेत की टीले की तरह है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में सिर्फ सहारा का 20% हिस्सा रेत के टीलों से घिरा हुआ है। बाकी 80% उबड़ खाबड़ पर्वत की श्रृंखलाओं, विशाल रेत के तूफानों और कंकड़ के मैदानों से भरा है। जैसा कि आप इस नक्शे में देख सकते हैं, सहारा को इतनी ज्यादा सोलर एनर्जी मिलती है जिसकी कंजप्शन लोगों के ईयरली कंजप्शन से 100 गुना ज्यादा है। हालांकि हम इस डेजर्ट पर पड़ रही पूरी 100% एनर्जी को यूज में नहीं ले सकते। उसका सिर्फ 1% ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए काफी है। इसकी वजह से अफ्रीका कॉन्टिनेंट ने इकोनॉमिक ग्रोथ का एक्सपीरियंस किया है। ऐसा करने से न सिर्फ पूरे अफ्रीका महाद्वीप में बिजली आई है, बल्कि इससे यूरोप में जा रही अतिरिक्त बिजली का लाभ भी मिला है। मगर जहां एक और सोलर एनर्जी फ्री है, इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए जितना पैसा और सामान लगा है उसकी एक लिमिट है। एक प्रोजेक्ट लागत खर्च अक्सर 10 खरब के आंकड़े की सीमा में आती है। डेजर्टेक एक जर्मन इनिशिएटिव है जिसकी योजनाएं 5 खरब निवेश राशि पर टिकी हुई हैं, जो कि एनर्जी रेगुलेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरे अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में इन्वेस्ट करेगा। 2000 के दशक में इंजीनियरों ने बड़े स्तर पर नए ऊर्जा के विकल्पों के बारे में सोचा। सोलर एंड विंड एनर्जी की टेक्नोलॉजी तब अपनी इनिशियल स्टेज में थी और काफी महंगी भी थी। उस समय नॉर्थ अमेरिका और जर्मनी के भौतिक वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के मन में डेजर्टेक का विचार आया। यह इस सोच पर बेस्ड था कि सोलर एनर्जी की प्रोडक्शन अफ्रीका में बड़ी तादाद में बनाना और फिर इसे यूरोप ले जाना सस्ता है, बजाय इसके कि इसका उत्पादन सीधे यूरोप में ही किया जाए। बहुत सी कंपनियों के लिए यह अट्रैक्टिव था क्योंकि यह एक समय में लॉन्ग लास्टिंग और प्रोग्रेसिव सोच रखता था और इसने बड़ी कंपनियों की स्टेट्स को भी बनाए रखा और बड़े खिलाड़ी ही इस टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट की लिमिट्स को समझ सकते थे। तभी एक सेंट्रलाइज्ड सोलर पैनल को दिमाग में रखकर एक प्लान बनाया गया जो कि फोटोवोल्टाइक सौर पैनल से काफी अलग थे, जो उस समय काफी महंगे थे। सोलर इक्विपमेंट्स के ग्लासेस सहारा और अरबी रेगिस्तान में खासतौर पर उनकी सरकमफ्रेंस को घेरते हुए फैले हुए थे, क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण रेगिस्तान के बीचों बीच कुछ भी बनाना कठिन भी था और महंगा भी। रेगिस्तान से निकले पूरे एनर्जी का उपयोग कर पाना जितना आसान लगता है उसे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी है। इन सारे इक्विपमेंट की मेन प्रॉब्लम्स में से एक थी सौर ऊर्जा रेगिस्तान में कैसे पहुंचाई जाए। यह बात सच है कि आप सहारा रेगिस्तान में खूब सारी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आप बिजली को साइट पर ही कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इसे उन जगहों तक पहुंचाना होगा जहां पर इसे मुनाफे पर बेच सके। विशेष रूप से यूरोप को यह हासिल करने के लिए हमें डालनी पड़ेगी मेडिटेरियन के दोनों तरफ बिजली की लाइनें, जो कि दूर दूर तक बिजली पहुंचाने में कैपेबल होंगे। लेकिन इससे पहले कोई भी चीज इतनी तादाद में इससे पहले नहीं बनी थी। सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली बिजली की तारें भी करीब 1000 किलोमीटर की दूरी के अंतर पर 3% ऊर्जा खो देते हैं। दुनिया की सबसे लंबी पावर लिंक ब्राजील में है, जिसे रियो मोडेरा लाइन कहते हैं। यह ऊर्जा को 2400 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचा सकती है। डेजर्टेक के सफल होने के लिए ऊर्जा को सहारा से यूरोप तक पहुंचाना होगा, जो कि 3000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है।
हालांकि इस प्रकार की प्रोजेक्ट्स के लिए टेक्नोलॉजी मौजूद अवश्य है। वे निश्चित रूप से सहारा में हर सोलर प्रोजेक्ट से जुड़ी बेनिफिट्स रेट्स को काफी कम कर देगा, तो ऊर्जा पहुंचाने के सभी इंजीनियरिंग पहलू सुलझ भी जाते। परियोजनाएं दूसरी चुनौती गायब इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बच पाती, क्योंकि सहारा का अधिकांश हिस्सा निर्जन है। ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों को सोलर जनरेटर से मापने में समुदायों और आसपास के जीव जंतुओं को हटाना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।